नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको जियोमेट्रिक डिज़ाइन के 49 एमसीक्यूज़ कराऊंगा। ये हाईवे इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एई और जेई के एग्ज़ाम में इससे ख़ास तौर पर सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाईवेज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस आर रिक्वायर्ड, क्रॉस सेक्शंस आर रिक्वायर्ड, या फिर बोथ, या फिर कोई नहीं। देखिए, क्रॉस सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हम क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स पढ़ते हैं, कैरिज वे, शोल्डर, कर्व वगैरह, वो सब हम क्रॉस सेक्शन की मदद से पढ़ते हैं। इसके अलावा जो हम पेमेंट डिज़ाइन करते हैं, जिसमें सब ग्रेड, बेस कोर्स, सरफेस कोर्स वगैरह आता है, उसमें भी हम क्रॉस सेक्शन यूज़ करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे हाईवे के अलाइनमेंट के लिए। तो कुल मिलाकर दोनों सेक्शंस ज़रूरी होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। द कैम्बरफोल हिल रोड्स इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेसिंग इज़ अडॉप्टेड एज। देखिए, कैम्बर जो है वो अलग अलग सड़कों के लिए अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड की गई है आईआरसी के द्वारा, लेकिन दो केस दे रखे हैं, हैवी रेन्स के लिए अलग और लाइट रेन के लिए अलग। क्योंकि ये हिल रोड वाला केस है, यहाँ पे हैवी रेन वाला डेटा हम यूज़ करेंगे, और बिटुमिनस के लिए ये 2% दिया गया है, कंक्रीट के लिए भी सेम डेटा है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए सही होगा। और इसके अलावा जो WBM या ग्रेवल रोड हैं, उनके लिए ये 3% दिया गया है। फिर उसके बाद जो अर्थन रोड है, उसके लिए ये 4% दिया गया है। ये जो मैंने आपको 2, 3 और 4 बताया, ये हैवी रेन वाला बताया। What is the maximum super elevation that is fixed by Indian Road Congress for roads in plain and rolling terrain and is snowbound areas taking mixed traffic into consideration? देखिए, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन बताना है कुल मिलाकर प्लेन एंड रोलिंग के केस में। तो प्लेन एंड रोलिंग के केस में ये होता है मैक्सिमम 7%। कुल मिलाकर 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं, प्लेन और रोलिंग का साथ में है 7%। फिर जो हिली रीजन्स हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर 10% है, और जो अर्बन रोड हैं, जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पर ये 4% दिया जाता है मैक्सिमम। इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही होगा, 7%। द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व फॉर रूलिंग डिज़ाइन स्पीड v मीटर पर सेकेंड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन f, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सुपर एलिवेशन e इज़ गिवन बाय। देखिए, इसमें आपको जो बेसिक फार्मूला है वो ध्यान रखना है, जो कि है E + F = v²/gr। E सुपर एलिवेशन है, F लेटरल कोफिशिएंट है, V स्पीड है यहाँ पे, G ग्रेविटी है और R रेडियस है। अब इस फॉर्मूले से जो लेफ़्ट में लिखा हुआ है, इससे अगर आप R निकालेंगे तो आपको अपना ऑप्शन मिल जाएगा इस सवाल में। और साथ के साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि ये जो फार्मूला है, इसमें R तो मीटर में होता ही है, G भी अपनी SI यूनिट में होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, लेकिन इसमें V मीटर पर सेकंड में होता है। और ज़्यादातर सवालों में जो V होता है वो kmph में दिया होता है, न्यूमेरिकल की बात हो रही है, तो बार बार आपको परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए इस फॉर्मूले को इस तरह से कन्वर्ट किया गया कि अब आप डायरेक्ट V की वैल्यू kmph में रखिए और R की वैल्यू मीटर में ही रखिए और सवाल को सॉल्व करिए। इसको कन्वर्ट किया गया है, तो आगे हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि V जनरली kmph में दिया गया होता है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है जो मीटर पर सेकंड से kmph में बदली जा रही है, यहाँ पर फॉर्मूला बदला जा रहा है, तो आपको चीज़ें थोड़ा सा ऑपोजिट वे में देखने को मिलेंगी। चलिए बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, मीटर पर सेकंड को kmph में बदलने के लिए हम 3.6 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें डिवाइड किया जा रहा है 3.6 के स्क्वायर से। स्क्वायर क्यों आया, वो तो खैर b² की वजह से आया, लेकिन डिवाइड क्यों किया गया, क्योंकि ये फार्मूला डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि जब आप इसमें यहाँ पर v की जगह पे kmph वाली वैल्यू रखें तो वो अपने आप मीटर पर सेकंड में बदल जाए, और बाकी चीज़ें तो आप मीटर में ही रखेंगे। ऑल राइट। तो जो लेफ़्ट में लिखा था वहाँ से आप R निकालेंगे तो ये C जैसा दिख जाएगा। कैम्बर इन द रोड इज़ प्रोवाइडेड फॉर काउंटरएक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इफेक्टिव ड्रेनेज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि बरसात का पानी इधर उधर नालियों में चला जाए। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ कार मूविंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज़ प्रोपोर्शनल टू। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हम
12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम mv² से पढ़ते हैं ओवर आर। चाहे तो आप इससे निकाल सकते हैं। इसमें आपको जो मास है उसको बदल देना है वेट और ग्रेविटी में, जो कि इनका रिलेशन होता है आपस में। तो मास को जब आप हटाएंगे यहाँ से, तो यह m की जगह पे आप W/g रख देंगे, जो इनका रिलेशन होता है आपस में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पे दिख जाएगा सही, W/v²/gr। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट से पूछा गया है ये सवाल बेसिकली, जिसमें रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व वाला टॉपिक है, तो उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है वो होता है P/W/v²/gr। ठीक है, इसमें से अगर आप P को एक तरफ करेंगे तो P को एलिमिनेट करेंगे तो W/v²/gr मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन प्लेन्स द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज़। अब देखिए ट्रांजिशन कर्व का इसके दो फॉर्मूले हैं बेसिकली, प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए अलग से है एक, और स्टीप और हिली टेरेन के लिए अलग से है। फॉर्मूले काफ़ी सिंपल हैं। प्लेन और रोलिंग टेरेन का जो है वो 2.7 v²/r है, और स्टीप और हिली का है v²/r। सिंपल फार्मूले हैं। वी इनमें kmph में रखना है दोनों में, और r तो मीटर में ही रखेंगे। इन केस आपको मीटर पर सेकंड वाला यूज़ करना हो तो इनको आप देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी फार्मूले यही हैं जो मैंने पहले हाईलाइट किए। इसमें आपको प्लेन एंड रोलिंग टेरेन का पूछा है तो 2.7 v²/r हो जाएगा। v स्पीड है और r रेडियस। द शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर एंड लेंथ 48 मीटर इज़। देखिए शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला होता है L²/24r। L लेंथ है जो कि 48 मीटर दे रखी है, और R रेडियस है 300 मीटर। L की जगह आप 48 पुट करेंगे, वहाँ पर 300 निकल के आ जाएगा 0.32 मीटर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, स्पीड ऑफ द व्हीकल, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, या फिर सारे ऑप्शन। देखिए जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक है इसमें लैग डिस्टेंस और दूसरी है ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस में v/t किया जाता है, यानी कि गाड़ी की स्पीड और ड्राइवर का रिएक्शन टाइम। तो ए और बी तो सही हो गए। इसके अलावा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसमें वैसे तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, वेलोसिटी वगैरह चीज़ें आती हैं, लेकिन उसमें एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक भी आती है। तो तीनों ऑप्शन कुल मिलाकर सही हैं यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। और ये जो अभी चीज़ें बोली गई इनको डिटेल में आगे क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस किया जाएगा। द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर सेल ऑपरेशन फॉर अ स्पीड ऑफ 110 kmph इज़। देखिए ये क्वेश्चन जो है उसी फॉर्मूले से है जिसकी बात अभी हमने पहले करी थी, सुपर एलिवेशन का, E+F = v²/gr। लेकिन यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि जो स्पीड है वो kmph में दे रखी है, तो फॉर्मूला आप दूसरा वाला यूज़ करेंगे, E+F = v²/127r। और दूसरी चीज़ का ध्यान ये रखेंगे कि क्योंकि ये एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस का केस है तो इसमें जो E है वो 7% कंसीडर किया जाएगा। ऑलराइट, तो अब आ जाएगी आप यहाँ पे सॉल्यूशन पे। तो E तो 7% होगा, 0.07 हो जाएगा। जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, सॉरी जो लेटरल कोफिशिएंट होता है इसमें, वो 0.15 लिया जाएगा। ये इतना ही होता है, अगर ना दिया हो तो आप ये इतना ले सकते हैं। उसके बाद V की जगह 110 रखेंगे और R को कैलकुलेट कर देंगे, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। R आ जाएगा 433 मीटर। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा B। What is the psychological widening of a pavement on horizontal curve of radius 230 मीटर for ruling speed of 80 kmph? देखिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग जब हम करते हैं कैरिज वे में, सेफ्टी पर्पज़ के लिए करते हैं बेसिकली, तो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो है मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को ऐड करके मिलता है। WE बराबर हो जाता है NL²/2R प्लस V/9.5√R। क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का क्वेश्चन है तो हम सिर्फ उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी सिर्फ ये वाला यूज़ करेंगे। V और R हमें दे रखा है,
v इसमें kmph में ही रखा जाता है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनाया गया है। तो सॉल्व करके WP की वैल्यू आएगी 0.555। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट बताना है। द विड्थ ऑफ द राइट ऑफ वे इज डिसाइडेड टू एकोमोडेट फॉर्मेशन विड्थ, साइड स्लोप, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व। देखिए यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है। तो राइट ऑफ वे जो है उसकी जो विड्थ है वो असल में किस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। नहीं क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनकरेक्ट बताना है। तो राइट ऑफ वे का ए, बी और सी से बिल्कुल मतलब है, लेकिन वर्टिकल कर्व से उसका मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल में आती हैं चीज़ें सारी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है इस स्टेटमेंट के लिए। What is the value of lateral coefficient of the friction as per IRC? lateral coefficient जिसकी ज़रूरत हमें सुपर एलिवेशन में पड़ती है 0.15। ठीक है। Calculate the safe stopping side distance in meter for the descending gradient of 3% for a design speed of 80 kmph. Take coefficient of friction as 0.35 and total reaction time as 2 सेकेंड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आप एक तो ये ध्यान रखिए कि जो आपको ये डेटा दे रखा है ये और ये अगर ना भी दे रखा हो तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट तो आप इतना ही लेते हैं, और जो रिएक्शन टाइम है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में 2.5 सेकेंड लिया जाता है। इस क्वेश्चन में हम 2 सेकेंड लेंगे क्योंकि इतना ही हमें दे रखा है। इसके अलावा क्योंकि इसमें ग्रेडियंट का केस है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट का, तो हम जो इसका फर्दर लास्ट फार्मूला निकल के आता है उसे यूज़ करेंगे। अब आप सॉल्यूशन पे आ जाइए। देखिए सॉल्यूशन पे आने से पहले आप फार्मूले समझ लीजिए। SSD जो निकाला जाता है वो लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के समेशन से निकाला जाता है। इसका बेसिक फार्मूला होता है VT + V² / 2G μ, और ये बेसिक है। इसमें V जो है मीटर पर सेकंड में होता है, लेकिन जनरली V kmph में होने की वजह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर हमें नया फार्मूला मिलता है 0.278 VT + V² / 254 μ। अब यहाँ पे हमने G की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसके अलावा जब ग्रेडियंट का केस हो, ये तो हम जो फार्मूले पढ़ते हैं ये हम सीधी रोड के लिए पढ़ते हैं जहाँ पे कोई उतार चढ़ाव ना हो, लेकिन जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ग्रेडियंट का केस आए तो तब हम वहाँ पे +-n% कर देते हैं। प्लस करेंगे असेंडिंग के केस में, माइनस करेंगे डिसेंडिंग के केस में। ठीक है। असेंडिंग के केस में प्लस हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो यहाँ प्लस होगा तो वैल्यू बढ़ेगी और ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होगी, और कम ही होगी ब्रेकिंग डिस्टेंस जब हम चढ़ाई पे चढ़ रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और फिर इसके अलावा जो डिसेंडिंग वाला केस में उसमें हम माइनस लेंगे यहाँ पे, फिर ये वैल्यू बढ़ेगी ब्रेकिंग डिस्टेंस की, और ऑब्वियस सी बात है ढलान वाले केस में वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा ब्रेक लगाने में। ठीक है। ऑल राइट, तो अब हमें फाइनली फार्मूला यूज़ करना है लास्ट वाला। तो इसमें V और T तो हम 80 और 2 करेंगे यूज़, और N की जगह 0.03 रखेंगे क्योंकि 3% दे रखा था। ये फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है यहाँ पे 0.03, बाकी तो सब फार्मूले में थी वैल्यूज़। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 123.22 मीटर। ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन बी में। ऑल राइट, what will be the shift of transition curve if the length of transition curve is 80 मीटर and radius 300 मीटर। इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व बराबर होगा L² / 24R। वैल्यूज़ पुट करके आप निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 0.89 मीटर। क्रॉस स्लोप गिवन टू द पेमेंट फॉर सेफ ड्रेनेज ऑफ वाटर इज। क्रॉस स्लोप जो दिया जाता है पेमेंट में ताकि ड्रेनेज अच्छे से हो, तो वो कैम्बर ही तो होता है, जिसकी बात पहले भी करी थी। Calculate the safe stopping side distance for a design speed of 60 kmph for two-way traffic on a single lane road. The reaction time of driver is 2.5 सेकेंड। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालनी है, और फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे वही वाला जिसमें हम वैल्यू डायरेक्ट kmph में रख सकें। इसमें कोई ग्रेडियंट का केस नहीं है, तो सिंपल ये यूज़ होगा म्यू तक। पूरा हम सॉल्व करके इसको निकाल लेंगे 82 मीटर। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड, ये इस क्वेश्चन के कीवर्ड हैं। जब सिंगल लेन रोड हो, यानी एक ही लेन हो, उसमें
और टू वे ट्रैफिक हो जिसमें गाड़ियाँ आ भी रही हैं जा भी रही हैं, तो उस केस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू डबल कर दी जाती है। एक तो एक के लिए हो गई, डबल दूसरे के लिए कर दी जाती है, क्योंकि दोनों ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल हैं वहाँ पे, ताकि कोलिजन ना हो। तो जल्दबाजी में ऑप्शन ए पे क्लिक मत करना, ये वैल्यू डबल होगी और तब ये बन जाएगी 164। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बम्प इंटीग्रेटर को यूज़ करते हैं और साथ में रफोमीटर भी होती है, एक छोटी सी डिवाइस। तो कुल मिलाकर दोनों यूज़ होंगे इसमें, ऑप्शन बी इसका सही होगा। द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, तो इसका अगर हम डिटेल पढ़ें तो कुल मिलाकर नतीजा यही निकल के आता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का डबल इसको कंसीडर किया जाना चाहिए, ट्वाइस ऑफ SSD। Which of the following as correct values? Which of the following is correct values for coefficient of lateral and longitudinal friction? तो lateral का भी मैंने एक अलग से आपको क्वेश्चन करवाया था जिसमें 0.15 था, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन काफ़ी आपको सही दिख रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे ऑप्शन डी भी यहाँ पे कुछ बच्चे सही कर देते हैं, क्योंकि इसमें लेटरल पहले पूछा है तो उसका पहले होगा, रेस्पेक्टिवली वाला केस है, लॉन्गिट्यूडनल का बाद में होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो आपको इसको लाइक करना है, तो लाइक कर दीजिए अभी इसे। द रूलिंग डिज़ाइन स्पीड ऑन अ कर्व इज़ 100 kmph एंड द सुपर एलिवेशन ऑन द कर्व इज़ 7%। कैलकुलेट द रूलिंग डिज़ाइन रेडियस ऑफ द कर्व, टेक कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15। कितना आसान सवाल है, अब सब वैल्यू आपको दे दिए यहाँ पे। बेसिक फार्मूला आप यूज़ करेंगे 127R वाला, क्योंकि V इसमें kmph में दे रखा है, E भी 7% दे रखा है, ना भी दिया होता तो आप उतना ही कंसीडर करते, मिनिमम रेडियस का केस था, तो इसमें R आ जाएगा 357 तक आ रहा था तो 358 हो जाएगा यहाँ पे। मोटर व्हीकल एक्ट वाज एंटैच्ड इन, तो देखिए ये जो एक्ट है ये इन ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान ये दोबारा पब्लिश किया गया था। सबसे पहले ये 1914 में आया था, और इसके अलावा लेटेस्ट जो है ये 1988 में रिवाइज किया गया है, तो इस वैल्यू को भी आपको ध्यान रखना है, इस डेट, इस ईयर को भी, क्योंकि ये लेटेस्ट है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। IRC एग्जिस्टेंस में कब आया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, 1934 में, 1934 में आया था, ऑप्शन बी सही होगा। द सीक्वेंस ऑफ रोड स्टेज ऑफ सर्वे इन अ हाईवे अलाइनमेंट इज़, तो सीक्वेंस आपको बताना है, और ऑप्शन में जो चीज़ें दे रखी हैं वो रिकॉनेसेंस है, मैप स्टडी है, प्रीलिमिनरी सर्वे है और डिटेल्ड सर्वे है। देखिए सबसे पहले तो मैप की स्टडी की जाती है, क्योंकि रिकॉनेसेंस तब किया जाता है वहाँ पे जाके परीक्षण करना, तो सबसे पहले मैप स्टडी है, फिर रिकॉनेसेंस है, और उसके बाद प्रीलिमिनरी सर्वे पहले होगा, तब होगा डिटेल्ड सर्वे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सबसे सही है। ए मीडियन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, देखिए मीडियन जो है बीच में प्रोवाइड किया जाता है, दोनों साइड के बीच में सड़क में, उसको हम ट्रैफिक सेपरेटर भी बोलते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। द मिनिमम शोल्डर विड्थ रिकमेंडेड बाय IRC इज़, शोल्डर की विड्थ कम से कम 2.5 मीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। शोल्डर क्या होता है, जो हम साइड में प्रोवाइड करते हैं, वो कैरिज वे का ही हिस्सा होता है, लेकिन वो अलग से प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम वहाँ पे गाड़ियाँ रोक सकें। द रोड कनेक्टिंग कैपिटल्स ऑफ स्टेट इज़ नोन एज, तो कौन सा हाईवे होगा वो जो कैपिटल्स को कनेक्ट करेगा। मान लीजिए देहरादून से लखनऊ जाने की बात हो रही है, तो डेफिनेटली वो एक नेशनल हाईवे होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब लॉन्च हुई थी, 2000 में हुई थी, हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मेन फंक्शन ऑफ मीडियन इज़ टू सेपरेट द ऑपोजिट स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक, ये तो होता ही है बिल्कुल। टू मिनिमाइज द हेडलाइट ग्लेयर, अब देखिए जाने वाली गाड़ियाँ एक तरफ और आने वाली दूसरी तरफ होंगी, तो कम होगा लाइट ग्लेयर वहाँ पे। टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ क्रॉसिंग एंड टर्निंग व्हीकल एट इंटरसेक्शन, अब मीडियन की मदद से इंटरसेक्शन पे काफ़ी मदद मिलती है गाड़ियों को क्रॉस करने में और टर्न करने में, इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, तो सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। द क्रॉस स्लोप फॉर हाईवे शोल्डर इज़ जनरली कैप्ट, तो क्रॉस स्लोप जो है वो ऑप्शन में पेवमेंट सरफेस की बात की जा रही है कि उसके बराबर रखा जाता है या उससे फ्लैटर या उससे स्टीपर, तो ध्यान रखिए शोल्डर के लिए जो स्लोप दिया जाएगा वो स्टीपर होगा, ज़्यादा ढलान होगी उसमें। अगर ये मान लीजिए ये
कैरिज वे का स्लोप है तो शोल्डर का स्लोप थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, ज़्यादा स्टीपर होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। कितना स्टीपर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे है। जियोमेट्रिक डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडियन रोड्स इज़ फॉर्मुलेटेड बाय, IRC ही देता है हमें सारे स्टैंडर्ड, भी सही हो जाएगा। यही वो क्वेश्चन है जिसकी बात अभी करी थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्रॉस स्लोप ऑफ द शोल्डर। तो शोल्डर का जो क्रॉस स्लोप है वो 0.5% स्टीपर रखा जाता है देन द क्रॉस स्लोप ऑफ पेमेंट। ऑप्शन सी। द हेड ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ एनी इंडियन स्टेट इज़, तो हेड जो होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं चीफ इंजीनियर। फिर अगर हम जनरल सीक्वेंस को फॉलो करें तो उनके अंडर में आते हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर आते हैं असिस्टेंट और फिर आते हैं जूनियर इंजीनियर। बीच में कुछ और भी हो सकते हैं लेकिन मैंने जनरल सीक्वेंस की बात करी। द विड्थ ऑफ डिफरेंट रोड्स एज रिकमेंडेड इन नागपुर प्लान बाय द IRC फॉर हिली रीजन इज़। नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि नेशनल हाईवेज़ की जो लेंथ है वो सेम रखी जाएगी हिली रीजन में भी। द वैल्यू ऑफ द कैम्बर रिकमेंडेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट रोड इन एरिया फॉर हैवी रेनफॉल इज। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें बिटुमिनस रोड का पूछा गया था, इसमें सीमेंट कॉन्क्रीट का है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सेम डेटा होता है दोनों के लिए, हैवी का भी उनका सेम डेटा होता है और लाइट रेनफॉल का भी सेम होता है। तो जो उसका 2% था वही यहाँ पे आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर जो है 1 in n की फॉर्म में करना है। तो इस केस में 1 in 50 हो जाएगा और इसको निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 in जो n होता है यहाँ पे वो उसमें आप क्या करेंगे 100 लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उस पर्टिकुलर नंबर से जो वहाँ पे दे रखा हो। तो यहाँ पे 2 है तो 2 से कर देंगे, कहीं पे 4 होगा तो 4 से कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में आंसर तो हो जाएगा डी 1 in 50। मान लीजिए 5% होता तब आप 5 से डिवाइड करते तब हो जाता 1 in 20। ठीक है, ये मैंने तरीका बताया आपको निकालने का। द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द क्राउन एंड एज ऑफ द रोड सर्विस इज नोन एज। तो स्लोप क्या होता है, कैम्बर ही होता है, लेकिन कैम्बर के और भी नाम होते हैं। उसको क्रॉस स्लोप तो बोलते ही हैं, अभी हमने देख ही लिया। इसके अलावा क्रॉस फॉल भी बोलते हैं उसे। तीनों सही हैं इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, एनी ऑफ द अबव। राइट ऑफ वे इज़ द समेशन ऑफ द विड्थ ऑफ। तो राइट ऑफ वे किन किन चीज़ों से बनता है, कैरिज वे आता है उसमें, शोल्डर आता है, रोड मार्जिन भी आते हैं। इन्हीं तीनों का जिक्र है यहाँ पे, तीनों आते हैं। A portion of the roadway contiguous with the travelled way and is intended for accommodation of stopped vehicle is called as। देखिए contiguous लिखा हुआ है और इसका मतलब है कि जो उससे जुड़ा हुआ है, और फिर दूसरी चीज़ लिखी हुई है कि गाड़ियाँ रोकने के लिए जो इंटेंट किया गया हो। तो शोल्डर ही तो होता है जिसकी बात अभी हमने पहले करी थी, शोल्डर ही जुड़ा होता है मेन कैरिज वे से और उसमें गाड़ियाँ रोकी जाती हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। डिवीज़न ऑफ इंडियन रोड्स इनटू 4 क्लासेस एज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स वाज प्रपोज्ड बाय। किस में प्रपोज की गई थी, नागपुर रोड प्लान में ऐसा बोला गया था कि इंडिया में जितनी भी सड़कें होंगी उनको 4 क्लासेस में बांटा जाएगा। द रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1981 टू 2001 इज़ ऑल्सो नोन एज। तो देखिए टाइम पीरियड थे, 3 प्लान बनाए गए थे, तीनों का जिक्र कर लेते हैं। नागपुर रोड प्लान था 1943 से 1963 तक। अब ये सारे प्लान 20-20 साल के लिए प्लान किए गए थे, लेकिन नागपुर वाला 2 साल पहले कंप्लीट हो गया था, तो इसलिए बॉम्बे वाला 1961 से ही शुरू कर दिया गया था। वो 1981 तक चला और फिर लखनऊ वाला 81 से 2001 तक। तो यहाँ पे आपको लास्ट वाला पूछा गया है, वो लखनऊ प्लान हो जाएगा। वीडियो आपको ये वैल्यूएबल लग रही हो अगर, तो इसको आपको शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहाँ पर आपके सिविल इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स हों। इन अ हाईवे एज असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100 मीट्स विद अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 80 डिटरमिन द डेविएशन एंगल। देखिए डेविएशन एंगल कैपिटल N से दिखाते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं N1 माइनस N2 से। मॉड भी लगता है इसमें क्योंकि ओवरऑल वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको
वैल्यूज़ पुट करनी है। ध्यान ये रखना है कि असेंडिंग को हम पॉजिटिव लेंगे, डिसेंडिंग को नेगेटिव लेंगे। तो 1 in 100 को पॉजिटिव लेंगे, माइनस फॉर्मूले में होता है, फिर डिसेंडिंग को नेगेटिव लेंगे तो 1 in 80 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो तब इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे बिकॉज ऑफ मॉड, तो तब जो आपको आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 9/400। ऑल द स्पेसिफिकेशंस फॉर हाईवे प्लानिंग एंड डिज़ाइन आर गिवन बाय IRC। यही क्वेश्चन पहले भी ऐड किया गया लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से है। द लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन हाईवे फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस इन जियोमेट्रिक डिज़ाइन इज। देखिए जिस लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट की बात हमने करी 0.35, उसकी एग्जैक्ट जो रेंज है वो 0.35 से लेके 0.40 तक होती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट प्रोवाइड्स बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग इज़ नोन एज। दो तरह की वाइडनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, तो जो ऑफ ट्रैकिंग की वजह से करते हैं वो मैकेनिकल वाइडनिंग होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और साइकोलॉजिकल तो नाम से ही पता लग रहा है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है वो, ताकि साइकोलॉजिकली सेव करे ड्राइवर। द रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ पेमेंट विद रेस्पेक्ट टू इनर एज इज़ नोन एज सुपर एलिवेशन। फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस द आई लेवल शुड बी एट। देखिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में जो ड्राइवर का आई लेवल है वो तो 1.2 मीटर में होना चाहिए और जो सामने ऑब्जेक्ट है वो 0.15 मीटर हाइट का कंसीडर किया जाना चाहिए। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। The radius of a horizontal circular curve is 100 meter. The design speed is 50 kmph and design coefficient of lateral friction is 0.15. Determine the rate of super elevation to be provided if full lateral friction is assumed to develop. ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको जो सुपर एलिवेशन है वो 1 in n की फॉर्म में बताना है। तो पहले आप E को निकाल लीजिए और फिर उसको कन्वर्ट कर देना। फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 127R वाला, यहाँ से E निकल जाएगा 4.7%। अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं। इसके बाद जो E की वैल्यू है उसको 1 in n की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था 100 को डिवाइड कर देना उस पर्टिकुलर नंबर से, जैसा कि यहाँ पे किया है। तो 21.27 आ गया है। 1 को आपको नहीं छेड़ना है, जो न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है 1 को 1 ही रखना है। तो E हो जाएगा यहाँ पे 1 in 21.27, ऑप्शन ए। द लेंथ ऑफ व्हील बेस इन एक्स्ट्रा वाइडनिंग टेकन एज। देखिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग में अगर L दे रखा हो तो ठीक है, ये मैकेनिकल वाइडनिंग में आता है L, और अगर नहीं दे रखा हो तो वहाँ पे हम 6 मीटर कंसीडर करते हैं अप्रॉक्सीमेट। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये थे आपके 49 MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।